मेरी मालकिन रोज फिटकरी पर तेल लगाकर क्या करती थी, राज जानकर मेरे तो होश ही उड़ गए। कभी कभी कुछ चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती हैं, दूसरे लोगों के लिए वही जान से ज्यादा अजीज होती हैं। ऐसे ही एक चीज का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं खुद सऊदी अरब गई और अरब की औरतों को खुद ही करते अपनी आंखों से देखा। मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम हीना है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए वह कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। ये रिश्ता एक जानने वाली ने करवाया था और मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरे पति ने मुझे उसका सामान पैक करने को बोल दिया क्योंकि उसकी वापसी का वक्त आ गया था। उसे वापस सऊदी अरब जाना था और यह सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और ये वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पति से कहा कि मैं उसके बगैर अकेले कैसे रहूंगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी जिंदगी अपनी पति के साथ ही गुजारना चाहती थी और मेरी बात सुनकर वे कहने लगे कि मजबूरी है, मेरी वहां नौकरी है और मैं ज्यादा अरसा यहां नहीं रुक सकता, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो 1 महीने की छुट्टियों पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही उनकी छुट्टियां कैंसिल करके उसे वापस बुला लिया था। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत मुश्किल काम है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने के लिए कहकर मेरे पति बाजार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज्यादा फिटकरी खरीद लाए और कहने लगे, इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे? ये तो बहुत सारी है, इसे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहां भी हमारे इलाके की तरह पानी गंदा आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की थी क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा ही पानी के कूलर में फिटकरी डाला करती थी और पानी बिल्कुल साफ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर मेरे पति हंस पड़े और कहने लगे, ये तुम्हारे इलाकों में पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, पर वहां तो एकदम पानी साफ आता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं जो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहां इसकी बहुत अधिक अहमियत है। सऊदी अरब की औरतें फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। हर सऊदी औरतों के घर ये लाजमी मौजूद होती हैं। मैं जब भी जाता हूँ वापस फिटकरी जरूर लेकर जाता हूँ। मेरे पति की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यहाँ तो हर दुकान पर ही फिटकरी आमतौर पर मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मेरा मसला फिटकरी नहीं बल्कि मेरे पति की जुदाई थी। मैंने उनके सामान में फिटकरी रख दी थी। मैंने रोते हुए उससे कहा, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वे मुझे अपने पास बुला लें। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। पति के बगैर ससुराल में रहने के सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे उस तरह रोता हुआ देखकर मेरे पति कहने लगे, तुम ज्यादा परेशान ना हो, वहां जाकर मैं तुम्हें बुलवाने का इंतजाम कर लूंगा। मैं जानती थी कि ये सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसू को भी ड्रामेबाजी करार कर दिया था। उनका कहना था कि वह भी तो सालों से अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही हैं। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फोन आता मैं रोज बहुत रोती। उनकी माँ फोन पर भी उनसे मेरी बेशुमार बुराइयां करती। मैं उन सब बातों से तंग आ गई थी और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वह मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वे सारी कार्रवाई
कर चुके थे। उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। यह सुनकर मैं खुश हुई। वहीं मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उनको नजरअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या आपके लिए कुछ लेकर आना है। मेरे पति ने मुझे अपने साथ 15 किलो फिटकरी लाने को कहा। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। क्या अभी कुछ दिन पहले तो आप 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे। 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था और फिर से 15 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे ज्यादा वजन के पैसे भरने पड़ेंगे। और मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का ये सऊदी औरतें क्या करती हैं। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही घंटों के सफर के बाद मैं सऊदी अरब अपने पति के पास पहुंच गई। एयरपोर्ट पर अपने पति को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मगर मेरे पति ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे ज्यादा फिटकरी की फिक्र थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी निकालकर उन्हें दे दी, लेकिन ना जाने वह फिटकरी किसी और को दे आए थे। वापसी पर उनके पास काफी ज्यादा पैसे थे। वापिस आकर वे मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आए थे। उसके बारे में सवाल पूछने का मौका ही ना मिला और ना ही याद रहा कि वे फिटकरी किसी और को क्यों देकर आए हैं। मेरे पति की प्यार भरी बातों में मैं सब कुछ भूल गई। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पति ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आने वाले 1 महीने में मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरे पति कहने लगे कि अब तुम्हें मैं यहाँ नहीं रखना चाहता। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है, तो बेहतर है कि तुम वापस लौट जाओ। उनकी बात सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी आपके बगैर वहां क्या जिंदगी गुजर होगी। मैं तो अपने सब रिश्तेदारों को कहकर आई हूं कि अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगी। वैसे भी मैं वहां जाकर क्या करूंगी? वे कहने लगे कि हाँ, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है और घर भेजने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे। उन्हें अपनी अम्मी बहनों का खर्चा भी उठाना है। अम्मी पैसों के लिए बोलती रहती है और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे यहीं पर खर्च हो रहे हैं। मैंने नाराजगी से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं कोई नौकरी कर लेती हूँ या अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं अकेले वहां जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम मिलेगा? तुम क्या नौकरी करोगे? बहुत सोचने के बाद अपने पति से कहा, मुझे लोगों के घरों का काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूंगी, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पति को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि मैं नौकरी करूं। फिर मैंने साथ में फ्लैट वालों से कहकर कुछ अरबी औरतों के घर में काम तलाश कर लिया। उस 1 महीने में मेरी काफी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहां ज्यादातर भारत की फैमिली रहती थी और उस वक्त मेरी जान पहचान में मेरे काम आई थी। 2 अरबी औरतों के घर में ही खाना पकाने के लिए रख लिया गया। तो मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गए और कहने लगे, तुमने सच में ही काम ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें दूसरे के घर जाकर काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरे पति ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी थी, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे आंसुओं ने ही मेरे पति का दिल मोम कर दिया। अब खुद भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास उन पर मुझे वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही है, इसलिए वे मजबूरन मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोने का नाटक किया कि मेरे पति ने मुझे काम करने की इजाजत दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब मैं वहां हमेशा रह सकती थी। मैंने खुशी में अपने पति को गले लगा लिया और उनकी बाहों में हाथ डालकर मोहब्बत का इजहार किया।
अगले दिन मेरे पति दफ्तर जाते हुए कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ आया तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया और उनके जाते ही घर के सारे काम निपटाकर और फिर मेरी पड़ोसन मुझे उन औरतों के घर ले गई। घर क्या थे, आलीशान महल थे। मैं तो देखकर हैरान रह गई कि दोनों ही अरबी औरतें बहुत अच्छी थी। उन्हें हिंदी समझ आती थी लेकिन बोलनी नहीं आती थी। उन्होंने इशारों से मुझे समझा दिया कि उन्हें किस तरह का खाना पका कर दूं। पहले ही दिन मैंने बावर्ची खाने में एक अजीब बात देखी। एक दिन बहुत बड़े डिब्बे में ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे देखकर मुझे याद आ गया कि मेरे पति भी तो इंडिया से इतनी सारी फिटकरी लेकर आए थे। पता नहीं मेरे पति ने उसके साथ क्या किया। यह अरबी औरतें आखिर इस फिटकरी का क्या करती हैं? लेकिन ये सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी और मुलाजिम थे वह सब अरबी थे। यहाँ हिंदी भी किसी को नहीं आती थी और मेरे पति पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं। औरतें इसका क्या करती हैं? मैंने सोचने सोचने में 2 घंटे में खाना तैयार कर दिया और फिर दूसरी अरबी औरत के घर चले गई। वहां भी मैंने बिल्कुल यही चीज देखी। उसके बावर्ची खाने में तो पहले वाली से भी ज्यादा फिटकरी थी कि आखिर माजरा क्या है। इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरी दूसरी अरबी मालकिन बावर्ची खाने में आई और उसमें से फिटकरी का एक टुकड़ा निकालकर उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढककर रख दिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया था, मुझे मालूम नहीं हो सका था। उसका इरादा छुपाने वाला था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी हैरान हुई थी। मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों का खाना पकाकर 5 घंटे में ही फारिग हो गई थी और मेरे पति के घर लौटने से पहले ही घर लौट आई थी। खाना पकाने का मुझे हमेशा से बहुत शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हुआ। शाम को मेरे पति घर आए, मुझसे ढेरों सवालात पूछने लगे। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। वो चाहें तो मेरी तनख्वाह अपने घर भेज सकते हैं। मेरी बात पर मेरे पति हल्के से मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि ये सब मैं उनके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। मेरे पति रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर ले गए। ये पहली दफा था जब मैं इतनी सुकून से उनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी सोच पर यही तलवार लटकी हुई थी कि मेरे पति मुझे वापस भिजवा देंगे। तभी मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल में लेकर गए। उस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खुश हो गई। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की चीजें थी और यहाँ तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुए थी। मैंने कभी भी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं ये सब देख रही थी। तभी मुझे कुछ खरीदारी करवाई और फिर मेरे पति का एक ऑफिस का दोस्त मिल गया। उसके साथ उसकी बीवी भी थी। उन लोगों ने बहुत ही खुशी से हमसे बातें की और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद इंडिया से यहाँ आई हूँ तो उन्होंने हम दोनों को अपने घर पर अगले दिन रात के खाने पर दावत पर बुलाया। वे लोग अरबी थे लेकिन उनको हिंदी भी काफी अच्छी आती थी। उन लोगों के बहुत जिद करने पर मेरे पति ने दावत के लिए हाँ कर दी। मैं इस दावत के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पहली दफा यहाँ आकर किसी के घर दावत पर जा रही थी। अगले दिन मैंने दोनों अरबी औरतों के घर खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। मेरे पति कहकर गए थे कि वे जल्दी काम से लौट आएंगे और फिर हम दावत के लिए जाएंगे। मेरे पति के आते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ उनके दोस्त के घर चले गए। उनके दोस्त और उसकी बीवी ने बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत किया। उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी था जिसे देखकर ही मुझे उस पर प्यार आ गया था। मेरे पति के दोस्त की बीवी का नाम सलमा था। वह बावर्ची खाने में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वे मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी
आप बैठ जाएं, मैं बस खाना तैयार करके ही आती हूँ। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसकी मदद करनी शुरू कर दी, लेकिन उसी वक्त मेरी नजर एक कोने में रखी हुई फिटकरी की थाली पर पड़ गई। एक दफा फिर से मेरे दिल में ये सवाल उठ गया था, आखिर यह अरबी औरतें इस फिटकरी का करती क्या हैं? मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज सलमा से पूछती हूँ, मगर सलमा से पूछने में थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरी अरबी मालकिन ने छुपाने वाले अंदाज में फिटकरी को तेल में डालकर रखा था। पता नहीं उसके पीछे कौन सी बात हो सकती थी। उसका ध्यान खाना पकाने की तरफ था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसी से पूछ लिया कि ये फिटकरी यहाँ क्या और क्यों रखी हुई है, और इतनी सारी फिटकरी का क्या करोगे? उनका मेरी बात सुनकर चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से फिटकरी की थाली उठाकर अलमारी में रख दी। उसका अंदाज बहुत अजीब था। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वह खाना लगाने लगी, तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछना अदब के खिलाफ था। सलमा ने बहुत ही मजेदार खाना पकाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही थी। हम उन लोगों से इजाजत लेकर वापस घर लौट आए थे, लेकिन सारे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी ही चलती रही थी। मेरे पति ने मेरा गुमसुम सा अंदाज देखा तो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने अपने पति को सारी बातें बता दी कि किस तरह मैंने दोनों अरबी मालकिन औरतों के घर में फिटकरी के बड़े डिब्बे देखे थे, और आज सलमा के बावर्ची खाने में भी बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। आखिर यह अरबी औरतें करती क्या हैं? मेरी बात सुनकर मेरे पति हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती हो। चलो मैं ही पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे क्या राज है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छी तरह जम गया था। मुझे उधर भी औरतों के घर खाना पकाने की आदत हो गई। मेरी मम्मी पापा अक्सर मुझे फोन करते थे। जब से मैं मेरे पति के पास आई थी, मेरे अम्मी को सुकून हो गया था। मैंने अपनी अम्मी से कई दफा फिटकरी के बारे में बहुत से सवाल पूछे थे, लेकिन अम्मी को भी ज्यादा पता नहीं था कि फिटकरी में तेल मिलाकर क्या किया जा सकता है। ये बात मेरे लिए एक हैरत करने जैसी थी। मैं सऊदी अरब आकर पूरी तरह सेट हो गई थी। अब मुझे इंडिया वापस जाने की फिक्र नहीं रही थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अरबी मालकिन मेरा ख्याल रखती। खाना भी बहुत ज्यादा पकाना नहीं होता, 3-4 खाने पकाने होते, वो भी थोड़े थोड़े। ऐसे करके कुछ दिन गुजर गए और मेरे पति दफ्तर से लौटे तो मेरा हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर देता हूँ और तुम्हें फिटकरी का राज बताता हूँ। लेकिन अरबी औरतें ये नहीं चाहती कि ये राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी का इस्तेमाल उनके खानदान से चलता आ रहा है और वे इसे अपने तक महफूज रखना चाहती हैं। इसलिए सलमा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरे पति की बात सुनकर मुझे परेशानी होने लगी कि आखिर उस फिटकरी से ऐसा भी क्या किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने के लायक है। मेरे पति कहने लगे कि हर इलाके में अपनी रस्म रिवाज होते हैं और इसी तरह हर इलाके के टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो, तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो इंडिया में नहीं होती, और जो चीजें इंडिया में होती हैं वह यहाँ नहीं होती। इस तरह फिटकरी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है वह बिल्कुल अलग ही है, जबकि अरबी औरतें उससे बिल्कुल अलग किस्म का फायदा हासिल करती हैं, जो हैरान है। और अगर इंडियन औरतों को उसके बारे में पता हो जाए तो हर घर में ही फिटकरी के टुकड़े नजर आने लगेंगे। मैंने अपने पति को घूर कर देखा और कहा कि अब आप बता भी दें और कितनी पहेलियां बुझाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अपनी 22 साल की जिंदगी में मैंने आज तक फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। हैरानी से अपने पति से पूछा कि आप सच कह रहे हैं क्या? मेरे पति कहने लगे, हाँ बिल्कुल ये बात सच है। मैं अपने अरबी दोस्त से पूछकर आया हूँ और उसने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। मेरा ये अरबी दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों पर बेचता हूँ।
मेरे पति ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक खास किस्म का तेल तैयार करती हैं जो उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ मिलाकर ये तेल तैयार किया जाता है। उस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रखकर तैयार किया जाता है और फिर फिटकरी को कई दिन रख दिया जाता है उस तेल में, और उसके बाद रोज रात को उस तेल वाली फिटकरी को पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें हर रात उसे अपने पेट और नाभि में लगाती हैं और उनका मानना है कि इस तरह उनके पास बेटा पैदा होगा। और सुना है कि वाकई जो अरबी औरतें फिटकरी वाला पाउडर इस्तेमाल करती हैं उनके पास बेटों की पैदाइश होती है। ये बात मेरे लिए अनोखी थी और वाकई मेरे पति ने ठीक ही कहा था। अगर इंडिया औरतों को इस टोटके के बारे में पता चल जाता तो सब की सब इस टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे ये समझ नहीं आया था कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपाकर क्यों रखती थी। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं और ज्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वे बेटा पैदा करने के लिए कोई टोटका इस्तेमाल कर रही हैं, खास करके अरबी औरतें। मेरे पति की बात सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा कि मेरे पास तो फिटकरी नहीं है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर मेरे पति हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वह बेटा हो या बेटी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरे पति की सोच जानकर मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ था कि दूसरे मर्दों की तरह उन्होंने औलाद में बेटों की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मैं अभी तक दोनों घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं अपने तौर पर खुद से उनका ख्याल रख रही थी और हैरत की बात यह थी कि मेरी दोनों मालकिन के बेटे ही हुए थे। शायद उनका बनाया हुआ तेल वाकई कामदार था। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी खुशखबरी से नवाज दिया था, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी मुझे बेटा दे दिया था। बेटा या बेटी ये सब ऊपर वाले के हाथ में ही है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर तरीके पर तब्दील करने की कोशिश करते हैं। अरबी औरतें भी ऐसे ही एक तब्दील इस्तेमाल कर रही थी। मैं यह बात तो नहीं जानती थी कि कितनी अरबी औरतों के घर फिटकरी मौजूद थी। क्या आप लोग भी बेटे के लिए इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपने कभी अरबी औरतों के बारे में फिटकरी के टोटके का सुन रखा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमें बताएं कि क्या बेटा ही जरूरी है? अगर ऊपर वाला हमें बेटी देना चाहता है तो क्या उसमें कोई बुराई है? क्या आपके इलाके में भी बेटों की पैदाइश के लिए ऐसे टोटके किए जाते हैं? तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मजेदार कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप उसको हमारे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना।